ओके, रत्ने नमस्कार। तो सेकंड हम लोग बात करेंगे जो 100 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने किया है उसके बारे में। मेरे ख्याल से अगस्त 2022 में मैंने डिसाइड किया था कि आगे चल के मैं इंडियन शेयर मार्केट से कम्प्लीटली एग्ज़िट हो जाऊंगा और यूएस मार्केट में कम्प्लीटली काम करूंगा। तो तब कुछ टाइम के लिए मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड करना बंद किया था, लेकिन फिर से कब वो शुरू हुआ मुझे खुद को नहीं पता। बिकॉज बीइंग ट्रेडर, तुम अगर कहीं पे पैटर्न देख लेते हो, तुमको कहीं पे स्विंग नज़र आता है, यू वांट टू पार्टिसिपेट बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी। तो वैसे ही कुछ हुआ है। और जब मैं ऑडिट के पहले, आईटीआर के पहले, जब मेरे अकाउंट्स देख रहा था, 5 डीमैट अकाउंट, आई रियलाइज़ कि यार मैंने 100 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट किया है। तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि जो भी उससे लिए हुए लेसन्स वगैरह है मैंने लिंक्डइन पे वगैरह शेयर किए हैं, जो ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है। फेसबुक तो खैर सिर्फ कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जिससे मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ। तो मुझे याद है फर्स्ट ईयर बीएससी में कर रहा था, क्योंकि इंजीनियरिंग में मुझे करजत, रत्नागिरी ऐसे दूर दूर के, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल रहे थे और मुझे इतना दूर वो टाइम पे ट्रैवलिंग करने डर लगता था। मुझे हॉस्टल में वगैरह नहीं रहना था और इसलिए मैंने बीएससी करना सही समझा कि सोचा नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कर लूँगा। तो एसआईएस में मैं 1 साल बीएससी कर रहा था। उस टाइम पे सांता क्रूज़ में और एक नरेश का एक फ्रेंड था, कुमार नाम से, उसके घर पे मैं हमेशा उनको दोनों को मिलने जाता था। हम लोग उसके सोसाइटी में मिल के बात वगैरह करते थे। तो ऐसे करते करते फिर नरेश अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया और कुमार और मैंने एक अच्छा हमारा वहाँ पे फ्रेंडशिप हो गया, बिकॉज दोनों बीएससी कर रहे थे। तो दोनों का नोट शेयर करना, एक दूसरे को टॉपिक डिस्कस करना, पेपर्स एक दूसरे से शेयर करना, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सब हमारा चलता था। और साथ में हम लोग गपशप भी लड़ाते थे। तो शाम के टाइम में मैं ऐसे ही वहाँ पे जाके बैठा था, उसका कोई फ्रेंड था वहाँ पे, और अचानक से मार्केट का टॉपिक शुरू हुआ था। तो ये 99 की बात है शायद। और उस टाइम पे मैंने बीच में बोल दिया कि यार मैं भी मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, आगे जाके मैं भी करूँगा। और मैंने एक डायरी भी बनाई थी जिसमें मैंने एक पूरा सेक्शन शेयर मार्केट के लिए रखा था। मतलब मैं उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था, एक्सप्लोर करता था। तो उस हिसाब से एक शेयर मार्केट का नोट्स लिखने के लिए मैंने 1999 में एक डायरी बनाई थी। देखो, मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, तो कॉमर्स का मुझे कुछ आता नहीं था, शेयर मार्केट मुझे दूर दूर पता नहीं था। बट बीइंग थोड़ा मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने में मैं बहुत उस टाइम पे बहुत अच्छा था, और स्कूल के बोर्ड पे वगैरह हमेशा सुबह जाके न्यूज़ लिखना ये मेरा ही काम था। तो शेयर मार्केट का मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि जो बड़े बड़े इवेंट हो रहे थे, हर्षद मेहता का जो इवेंट है, या फिर जो केतन पारेख का जो उस टाइम पे चलना शुरू हुआ था, वो सब मेरे मतलब पढ़ने में आया था। तो मैंने वहाँ पे बातें की थी और वहाँ से मैं निकल गया था। दूसरे दिन जब कुमार से मैं मिलने वापस गया, तो कुमार ने मुझे हंसते हंसते बताया कि वो जो मेरा कल फ्रेंड था वो मुझे तेरा नाम पूछ रहा था। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ भाई, मैंने ऐसे क्या कर दिया? तो ही सेड कि नहीं, वो पूछ रहा था कि ये कौन है जो इतनी बड़ी बातें करके गया। तो मैंने उसको बताया कि ये मेरा फ्रेंड है जिसका नाम दीपक है। तो वो बोल रहा था नहीं, मुझे पूरा नाम बता। तो उसने बताया कि दीपक डोडामनी। तो एक्चुअली सीन ये था कि वो जो लड़का है, उसका फ्रेंड है, वो जानना चाहता था कि ये बंदा गुजराती है या मारवाड़ी है। तो ये 1990 का दौर था जब लोगों को ऐसे लगता था कि गुजराती मारवाड़ी लोगों का ही मार्केट पे मोनोपोली है। और ये मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का, और बैकग्राउंड मेरा साइंस का, मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। उसने आज का डेट में 100 करोड़ का वॉल्यूम किया है। तो 100 करोड़ वॉल्यूम का मतलब ये होता है 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। और इसको कितना टाइम लगा? तो 2014 से लेके अब तक, उसमें का आप 6-7 महीना छोड़ दीजिए, क्योंकि 2018 में जब मैं बैंकरप्ट हुआ पहली बार, उसके बाद मैंने जॉब लिया था, टीचिंग कर रहा था, कंसल्टेंट बोल के काम कर रहा था। तो वो पीरियड आप निकाल दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये
6 या 7 साल का गेम है जिसमें 100 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है। तो ये क्यों हुआ है उसके बारे में मैंने लिंक्डइन में काफ़ी बड़ा पोस्ट लिखा है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। जब कोई मार्केट में इनिशियली पैसा बना देता है तो उसको ये लगता है कि मार्केट में पैसा बनाना आसान है, तो इसलिए वो धीरे धीरे अपना पैसा मार्केट में ज़्यादा डालना चालू करता है और वहाँ से फिर वो उसको एक लत लग जाती है। तो इनिशियली मेरे साथ ये हुआ और ये सबके साथ होता है, इसलिए बताना ज़रूरी है। क्या हुआ था, मैंने 2009 में मेरा पहला अकाउंट खोला था, 2500 रुपये डाल के पहला अकाउंट खोला था। और उसके बाद में मेरा MBA में वगैरह बिज़ी था, तो MBA का जो फ़ीस वगैरह मैं भरता था उसमें से कुछ रिफ़ंड मुझे आ जाता था, बाकी का कुछ मेरा जो बाकी का जो काम करता था उससे सेविंग वगैरह आता था, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना वगैरह। तो ऐसा कर करके 1-2 साल में कुछ 40,000 मैंने मार्केट में डाला था। और 2014 तक मैं सारी चीज़ें भूल गया, क्योंकि अश्वमेध कला मंच मैंने शुरू किया था MBA के बाद। पहले NIT में मार्केटिंग मैनेजर था, बाद में कला मंच शुरू किया था। काफ़ी हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, वेब सीरीज़ बनाते थे, तो वो सब चक्कर में मैंने वो सब छोड़ दिया। और 2014 में क्या था कि मोदी वेव आया, और उसके बाद जब मैंने मेरा पोर्टफोलियो देखा तो वो 7 लाख का बन चुका था। तो महज 40-50 हज़ार जो 2009-10 में डाले थे, 4-5 साल में इतने बढ़ गए थे। आप इमेजिन कीजिए कि ये मोदी जो वेव चला था उसमें लोगों ने कितना पैसा कमाया होगा। तो वो पैसा, और 2012 में मेरे डैड रिटायर होने के बाद उन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया था कि कोचिंग क्लासेस डालना है, ठीक है, ये ले कैपिटल एंड स्टार्ट। तो मैंने कोचिंग क्लासेस डाला नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन किया, अगर मैं क्लासेस डालता हूँ तो क्लासेस का इतना रेंट जाएगा, इतना डिपॉजिट जाएगा, इतना बेंच का खर्चा, ये वो। उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मेरे पास अभी 10 लाख है टोटल, मैं घर पे बैठ के प्रोफेशनल ट्रेडिंग करूँगा। ना तो यहाँ पे मुझे जगह का ज़रूरत है, मुझे सिर्फ इंटरनेट लगने वाला है, मेरा दिमाग लगने वाला है, एंड मुझे इसमें पढ़ाई करना है। तो उस हिसाब से मैंने 2014 में ये शुरू किया। 2010 से मैं जब MBA कर रहा था, 2008 से ऑब्वियसली फाइनेंस के स्टूडेंट फ्रेंड थे, तो उनसे भी मैं थोड़ा बहुत सीखता था। बहुत सारे मॉड्यूल्स मैंने दिए थे मार्केट में। तो 2014 आते आते मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट भी बन चुका था, एंड जो NSE के जो इम्पोर्टेंट 2 मॉड्यूल्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल, उसके अलावा भी जो करेंसी डेरिवेटिव है या फिर कमोडिटीज़, ऐसा पढ़ चुका था। कुछ 16 या 17 मेरे वहाँ पे मॉडल्स क्लियर हो चुके थे। और ऐसा नहीं कि मैं जस्ट पास होता था, 80s 90s में मेरा मार्क्स आता था, तो इतना मुझे मार्केट में इंटरेस्ट था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि इनिशियल साल में मैंने अच्छा कमा लिया, 2014 में मैंने अच्छा कमा लिया। और वो टाइम पे वॉल्यूम इतना मेरा ज़्यादा नहीं था, 10-12 करोड़ तक होगा। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम में लिवरेज भी आता है, और उस टाइम पे लिवरेज काफ़ी बड़ा मिलता था। मतलब तुमको 16 टाइम्स ऑफ योर कैपिटल वहाँ पे लिवरेज मिलता था, जो आगे चल के थोड़ा थोड़ा कम हुआ, और अभी तो 100% मार्जिन आपको भरोगे तो ये आप कम कर सकते हो। तो अभी तो बहुत मुश्किल है। और वो टाइम पे ऐसा था कि लोग अगर 10-12% पे भी पैसा उठा ले तो मार्केट में वो लोग 25-26% बना लेते थे, क्योंकि मार्केट बहुत एक स्लैग पीरियड से बाहर निकला था। 2005 से लेके 2000 से लेके जो 90 जो क्रैश हुआ था, IT बबल क्रैश हुआ था, तब से लेके 2005 तक जब रिटेल वगैरह जब आना चालू हुआ, डीमार्ट वगैरह वगैरह, वो जो पीरियड था वो काफ़ी स्लगिश था, लोगों का पैसा उसमें कुछ नहीं बना था। लेकिन उसके बाद जो पैसा बनना चालू हुआ तो वो काफ़ी अच्छा रहा। 2008 का एक एक्सेप्शन है, बट वो यू टाइप रिकवरी था, उसमें बड़ा ऐसा ड्यूरेशन बड़ा नहीं था उसका। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि ये सही मौका है कि मैं यहाँ पे मार्केट में मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो वाई नॉट थोड़ा बड़ा बेट लेना चालू करूँ। एंड वहाँ से पूरा गेम बदल गया। मतलब मैं पहले दिन का 4,000-5,000 मतलब शुरुआत मैंने की थी दिन का 500 कमाना, दिन का 1,000 कमाना। वहाँ से मैं 1-2 साल में दिन का 4,000 कमा रहा था। तो 15 लाख का कुछ अगर मेरा इनकम हो जाता है, उसके पीछे आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो वॉल्यूम है मार्केट में वो 15 से 18 करोड़ तक होता था। और बाद में ऐसा होने लगा, मैं दिन का 25-25, 30-30 लाख का सौदा डालने लग गया। और एक बार मैं प्रॉफिट मिलने के बाद रुकता नहीं था, मैं कोशिश करता था कि चलो और प्रॉफिट लूँ और ट्रेड लूँ। तो वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होने लगा, और
साथ में सेबी के रूल्स बदलते गए, लेवरेज कम आते गया, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी और मेरा यहाँ पे लालच मार्केट में बढ़ रहा था और वो चक्कर में काफ़ी ओवर ट्रेडिंग हुई और वहाँ पे मेरा काफ़ी नुकसान होना शुरू हुआ। लेकिन ऑब्वियसली मुझे जो एक्सपर्ट्स है उनसे मैं बात करता था तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखिए इसको तुझे एज अ बिज़नेस दिखाना है, ITR 4 में इसको डालना है तो तू इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लॉसेस को, एंड एज अ बिज़नेस तो फाइलिंग करेगा तो तेरा ITR वगैरह भी बनते रहेगा। तो उस हिसाब से मैं सोचा चलो लॉसेस है बट इट्स अ बिज़नेस, सो प्रॉफिट लॉसेस तो होते रहेगा। और नेक्स्ट ईयर मैंने वहाँ पे और काम चालू किया और नेक्स्ट ईयर में 30-35 करोड़ का टोटल धंधा और इनकम मेरा अच्छा रहता था, लेकिन एंड मेरा काफ़ी ख़राब होता था क्योंकि मेरा क्लोजिंग जो होता था वो नेगेटिव में रहता था। मतलब अगर तुम्हारा 15 लाख 20 लाख साल का आ रहा है, उसके बाद अगर तुम प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो देन यू आर रियल ट्रेडर। अगर उसके बाद तुम रेवेन्यू तुम्हारा इतना बड़ा है एंड यू आर मेकिंग लॉसेस, तो ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम था कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ सेंटिमेंट्स एंड जो ब्लू चिप स्टॉक्स को मैं रडार पे रखता था, वॉच लिस्ट में रखता था, उसके ऊपर ज़्यादा काम करता था। मैंने उस टाइम तक टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा नहीं था। जब तक मैं 2018 में मैं बैंकरप्ट नहीं हुआ तब तक टेक्निकल एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे लाइफ में नहीं था, मुझे पता नहीं था कि भाई ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो खैर, तो ऐसे करते करते 3-4 साल में मैंने टोटल 12 लाख का लॉस कर लिया एंड देन आई रियलाइज्ड कि भाई मेरे पास तो अभी पैसा भी नहीं है बैंक में, तो जो भी मैंने सोचा था कि एक बिज़नेस में ट्राई कर रहा हूँ उस बिज़नेस में मैं फ़ेल हो गया। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं फ़ेल हो चुका था। लेकिन मार्केट में इतना ट्रेड करने के बाद मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका था और उसके चलते मेरे फ्रेंड्स ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि जब मैं मार्केट में काम कर रहा था वो टाइम पे व्हाट्सएप नया आया था, तो ग्रुप में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, ट्रेड करते थे, तो मैं मेरे कॉल्स वगैरह शेयर करता था और मेरे जो कॉल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत लोगों ने पैसा भी उसमें बनाया था। तो उसके चलते बहुत लोग मुझे जानने लग गए थे कि ये मार्केट में काम करता है और बंदा वो टाइम पे 38-40 करोड़ का वॉल्यूम कर चुका था। 2018 का बात है ये। तो बैंकरप्ट हो गया और आई डिसाइडेड कि भाई थोड़ा इससे दूर रहते, क्योंकि मुझे पता चला कि मार्केट में इतना बड़ा बड़ा रिस्क लेने की वजह से मेरे हेल्थ की तो अभी हालत ख़राब है। मुझे एक साथ डायबिटीज़ भी हो गया है और साथ में मतलब हाइपरटेंशन भी आ चुका है, बीपी भी आ चुका है। तो इतना कम एज में 30s में मैं था, दोनों बड़े बड़े जो रोग मुझे लग गए, उसके बाद मैं समझदार हो गया, मार्केट से मैं दूर रहने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रहने दिया नहीं। उन्होंने बोला कि हम लोग जॉब पे है, हमारे पास पैसा है लेकिन रिसर्च के लिए टाइम नहीं है, तू एक काम कर, हमारा पोर्टफोलियो संभाल, हमको पैसा कमा के दे, हम लोग तेरे को फीस देंगे। उनको पता था कि मैं लॉसेस कर चुका हूँ, उसके बावजूद उन्होंने ये रिस्क लिया क्योंकि उनको पता था कि मेरे कॉल्स सटीक जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ इसने खुद के अकाउंट में किया है जो शायद हमारे अकाउंट में नहीं करेगा। लेकिन हुआ उल्टा। जो पहला अकाउंट मुझे आया था मेरा यूएई के फ्रेंड का, उसको मैं अच्छा कमा के दे रहा था। बहुत कम टाइम पे मैंने उसको 55-60 हज़ार सिर्फ 2-2.5 लाख के ऊपर मैंने कमाया था, जो उसने मुझे इनिशियल अमाउंट दिया था कि यार तू कोशिश कर, तू बता मेरे को रिज़ल्ट क्या है, देन आई विल इंक्रीज़। बहुत अच्छा चल रहा था और उसमें एक बहुत बड़ा झोल हो गया। मैंने एक कॉरपोरेट एक्शन में पैसा डाल दिया, वो था अवंती फीड्स। तो अवंती फीड्स वो टाइम पे बोनस शेयर भी देने वाला था और साथ में उसमें और एक कुछ होने वाला था, स्प्लिट होने वाला था। तो वन का 3 शेयर होने वाला था। तो प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता नहीं कि ये बोनस कब आएगा, और जब वो स्प्लिट हुआ तो 1:2 हो गया और मेरे अकाउंट में वहाँ पे डायरेक्ट 60,000 का लॉसेस दिखा रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे बुक नहीं करता और ये स्टॉक अगर और नीचे जाता है तो कल को ये लॉसेस और बढ़ेगा। तो मैंने कोटक सिक्योरिटीज से बात की, वहाँ के जो गुजरात की कोई कस्टमर केयर थी, उसने मुझे ये भरोसा दिलाया कि नहीं सर, आप यहाँ पे आप सेल कर दो, क्योंकि बाद में जब बोनस शेयर आ जाएंगे आपका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा एंड आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। और उसका ये कहने पे मैंने वो चीज़ की एंड बाद में ये हुआ कि
मेरे अकाउंट्स में वहाँ पे लॉसेस आ गए। तो मैं बहुत बौखला गया। मैंने कोटक सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट पूरा मोर्चा खोल दिया था वो टाइम पे, सेबी से, एनएससी से, सबसे मैंने मेल वगैरह पे ये किया, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह सब किया। और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी कि ये सारे सिस्टम्स कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ उतना पीरियड का मेरा ब्रोकरेज माफ़ कर दिया, ना तो मुझे कोई जस्टिस मिला और ना ही पैसा रिकवर हुआ। तो जितने मैंने पैसे उसमें कमाए थे उतने वहाँ पे लॉस हो गए। लेकिन मेहनत तो मैंने की थी, तो मैं मेरा अपना फ़ीस क्यों छोड़ूं। तो मैंने 50% फ़ीस लेके बाकी पूरा जो है पैसा उसको लौटा दिया। और उसको मैंने ये भी बोला यार तू थोड़ा राइट टाइम पे और इन्फ्यूज़ करता, बड़ा अकाउंट देता तो शायद प्रॉफिटेबल निकलता था। क्योंकि मार्केट में जितना छोटा अमाउंट में आप काम करते हो उतना आपका लॉसेस करने का चांसेस बढ़ता है। अगर मैं डाइवर्सिफाई कर पाऊँ तो जाके मैं पैसा बनाऊंगा। अगर मैं छोटे अकाउंट में काम करूंगा तो पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि आप अगर 2 लाख 3 लाख में अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो, आपको पर शेयर 300-400 यही मिलेगा। आप 4 डिजिट में भी आप कमा नहीं पाओगे कोई शेयर में से। तो आपको कम से कम एक साइजेबल अमाउंट चाहिए। तो खैर ये हुआ। बट बाकी के कुछ जो अकाउंट मेरे पास आए थे उनको मैंने प्रॉफिट दे दिया। अब ये कैसे दिया, क्या दिया, वो अलग स्टोरी है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके अकाउंट में मैंने वो टाइम पे लॉसेस से शुरू किया था। मतलब उन्होंने ऐसे मुझे अकाउंट दिए थे जो मतलब उन्होंने 16 लाख डाला है और अकाउंट पहले ही डूब चुका है, 4-5 लाख लॉसेस में चल रहा है। उनको वो रिकवर करने थे। तो रिकवरी जैसा एक टर्न अराउंड जैसा एक बड़ा गेम मेरे हाथ में आया था। तो उनको पता था कि अगर इसमें से आधा भी निकल जाए तो मेरा कम से कम पैसा बाहर आ जाएगा, इतना बड़ा लॉसेस मुझे लेना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैंने उनको जो टर्न अराउंड करके दिया उसकी वजह से और थोड़ा मेरे पास और क्लाइंट आए। एंड फिर ऐसे हुआ कि मैं धीरे धीरे समझ में मुझे आने लगा कि मेरी गलतियाँ क्या है, जो वो मैं अवॉइड करने लग गया। मैं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मैंने छोड़ दी, इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने बिल्कुल छोड़ दी क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट थे। मैंने शॉर्ट सेलिंग छोड़ दी। मैं सिर्फ वही कॉल लेता था जो ऊपर जाने वाले हैं, जो शॉर्ट करके सेम डे पे वापस उठा, वो सब चीज़ मैंने लोगों का अकाउंट में नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने अगले 3-4 साल में लोगों को 25% से लेकर 49% तक रिटर्न दिलवाया। और फ़ायदा ये था कि मोदी का सेकेंड पीरियड आ रहा था, फिर से इलेक्शन आ रहे थे, बहुत सारे स्टेट में बीजेपी जीत रहा था, तो सेंटीमेंट्स वगैरह अच्छा था, तो उसका फ़ायदा हो रहा था। और मार्केट भी अच्छा था। मेरे ख्याल से सिर्फ जो बीच में चाइना का जो इशू चल रहा था मेटल का, उसके अलावा कोई बड़ा इशू इन 4-5 साल में हुआ नहीं। और उसका मुझे फ़ायदा हो गया और मैंने वो टाइम पे काफ़ी अच्छा लोगों को कमा के दिया। एंड दैट टाइम आई रियलाइज़ कि यार मैं अगर लोगों के लिए कर सकता हूँ तो अपने लिए भी कर सकता हूँ। एंड फिर मेरा खुद का वहाँ पे साइमल्टेनियसली मैंने एक अकाउंट से शुरू किया जिसमें मैं बहुत कॉशियस हो गया था, बैंकरप्सी से बाहर आया था। तो जो मुझे लोगों से फ़ीस मिलती थी उसको मैं सेविंग अकाउंट में डालने के बदले मैं इन्वेस्टिंग करता था। उसका ट्रेडिंग मैंने डायरेक्टली शुरू नहीं की, पहले मैं इन्वेस्ट करने लगा, पोर्टफोलियो बनाने लगा। फिर मैंने दूसरा अकाउंट खोला कि नहीं यार सिर्फ पोर्टफोलियो बन के चलेगा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम अ ट्रेडर, मुझे ट्रेड करना है। तो फिर दूसरा अकाउंट खोला जहाँ पे ज़ेरोडा जैसा अकाउंट, जहाँ पे मुझे लगा कि चलो यहाँ पे ब्रोकरेज कम है, तो ज़ेरोडा में मैंने ट्रेडिंग चालू की, कोटक में मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट होता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने मेरा वॉल्यूम फिर से बढ़ाना चालू किया। लेकिन इस बार मैंने प्रॉफिटेबल रहना सीख लिया था, तो इसलिए 3-4 साल मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट में आया। और ये सारा चक्कर में आप सोचोगे कि जो मेरा ITR है इम्प्रूव, वो सारा चीज़ इम्प्रूव हो रहा था, एज अ बिज़नेस में दिखा रहा था, सब सही चल रहा था। और ये जो कंसल्टेंसी है उसका फ़ीस अलग आता था, पोर्टफोलियो हैंडलिंग का अलग आता था। और साथ में मैंने अभी एक जब कोविड वगैरह शुरू हुआ तो आई रियलाइज़ कि यार मुझे इसको थोड़ा और लीगली करना पड़ेगा। तो मैंने फ्रेंचाइजी भी ले ली थी और IIFL की इसलिए ले ली थी कि मैं उसका कस्टमर रह चुका था, तो मुझे पता था कि इसका सर्विस अच्छा है। तो ये टोटल स्टोरी है। और जब 2022 के बाद जब ये रशिया यूक्रेन वगैरह का वॉर शुरू हुआ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने रियलाइज़ किया था कि मार्केट अभी काफ़ी टाइम के लिए डूबेगा
तो मैंने पब्लिक को वहाँ पे बाय बाय कर दिया। 17 क्लाइंट है, 17 में से हार्डली 5 लोगों को नेक्स्ट ईयर में ले लिया। बाकी लोगों को मैंने बोला यार ये सब काम मैं बंद कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम फोकसिंग मोर ऑन IIFL फ्रेंचाइजी। उसको लेने के लिए इतना डिपॉजिट भरा है, इतना काम करना है, इतना टारगेट रखा है मैंने अपने आप के लिए, एंड साथ में मैं US इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहा हूँ वगैरह वगैरह। वो करके मैंने वो काम बंद कर दिया। एंड उसके बाद आपको पता है अप्रैल 22 से लेके अब तक 1 साल मेरा US ट्रेडिंग हुआ है, जहाँ पे 26% रिटर्न वहाँ पे भी आया है। तो कहने का बात ये है कि ये जो 100 करोड़ है ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ना कि प्रॉफिट है, ना कि कुछ उसमें बड़ा सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस इसमें देखा जाए तो सिर्फ ये है कि बाकी का लोगों से शायद मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा ले लिया है, ज़्यादा मैंने मार्केट को देखा है, ज़्यादा मैंने मार्केट के अलग अलग बिजनेस साइकिल में ट्रेड किया है, इसलिए शायद लोगों से थोड़ा मार्केट कौन से टाइम पे कैसे बिहेव करता है वो मैं ज़्यादा यहाँ पे जान लेता हूँ। यहाँ पे सही अगर किसी को काम करना है तो वो ये होता है कि आप प्रॉपर कोचिंग ले लो, आप प्रॉपर कोर्सेज ज्वाइन करो, लोगों से सीखो जो यहाँ पे एक्सपर्ट है, उसके बाद आप कम टाइम में आप अच्छा कमाने शुरू करोगे, और जो मिस्टेक्स मैंने की है लाइफ में वो आप नहीं करोगे। तो मैंने बीइंग नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड और मार्केट का कोई नॉलेज नहीं, खुद सेल्फ लर्न पर्सन हूँ। मैंने सारी चीज़ें खुद सीखी है, खुद मैंने रिस्क उठाया है, खुद मैंने पैसा यहाँ वहाँ से जमा के मार्केट में डाला है। तो इसलिए मुझे मेरा पैशन फॉलो करना था, इसलिए मैंने इतना सारा चीज़ें किया है। बट अगर आप सही डायरेक्शन में आप काम करो, सिस्टमेटिकली काम करो, तो मार्केट में आप सही तरीके से कमा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप सिर्फ कमाने के लिए आ रहे हो तो आप यहाँ पे कुछ पैसा नहीं कमा के जाओगे, क्योंकि मार्केट का यही हिसाब है। जो यहाँ पे ये इसलिए आता है कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मेरा मार्केट के ऊपर मैं मेरा दारोमदार नहीं रखना चाहता। आई वांट कि मेरा जो इनकम सोर्स है वो दूसरा रहे, मेरा जॉब रहे, बिज़नेस रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा मतलब मार्केट ऐसा देखो लॉन्ग टर्म में तो बीट करता ही है इन्फ्लेशन को, तो अच्छा रिटर्न दे लॉन्ग टर्म में, ऐसा मुझे कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप वो इंटेंशन से आते हो तो मार्केट में इतना आसानी से पैसा बनता है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है 2009 से लेकर 2014, जब मैंने मार्केट को देखा भी नहीं तब मार्केट ने मुझे बहुत रिटर्न दिया, और जब मैं मार्केट को रोज़ देखता था मार्केट ने मेरा सारा पैसा ले लिया। तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली स्टेटस भी डाला था कि 2 साल से मार्केट परफॉर्म नहीं किया है। आप टेंशन लेने से मार्केट परफॉर्म करने वाला नहीं है। चुपचाप आप अनइंस्टॉल कर दो आपका ऐप और अपने काम में बिज़ी हो जाओ। 1 साल भी नहीं, 5-6 महीना, दिवाली तक आप देख लो, मार्केट फिर से उछला रहेगा, फिर से आप प्रॉफिटेबल रहोगे। उसके बाद आप सोचोगे कि यार अभी पैसा डालना चाहिए, लेकिन तभी टाइम सही नहीं होगा, क्योंकि जब करेक्शन में आप पैसा डालोगे तब आपका पैसा बनेगा, राइट। तो अभी ये जो करेक्शन होता है, देखो कोविड के बाद काफ़ी टाइम तक मार्केट हाई वैल्यूएशन पे था, करेक्शन आ ही नहीं रहा था, लोग पैसा डाल ही नहीं रहे थे। अब निगेटिव न्यूज़ के वजह से सब नीचे है मार्केट, तो अभी आपको पैसा लगाना चाहिए, तब जाके आपका पैसा बनेगा। तो देखो अच्छा वैल्यूएशन और अच्छे सेंटीमेंट साथ में नहीं रहते, ये मैंने एक्सपर्ट से सुना है। तो या तो आपको सेंटीमेंट्स पॉजिटिव मिलेंगे और वैल्यूएशन काफ़ी हाई रहेंगे, या तो सेंटीमेंट्स इतने निगेटिव रहेंगे, लोग पेसिमिस्ट रहेंगे, लेकिन वैल्यूएशन इतने अच्छे आपको मिलेंगे कि आप वहाँ पे मार्केट में एंट्री करो, तो आपको जब साइकिल टर्न हो जाएगा आप तभी मालामाल बन चुके होगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि धीरे धीरे SIP करके या म्यूचुअल फंड में आप काम करते ही हो, वहाँ पे आपका रेगुलर चलते रहता है। लेकिन मार्केट में भी आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ स्टॉक्स अगर 40-50% रिटर्न दे दे, कुछ 8-10 टाइम्स रिटर्न दे दे, तो वो SIP में नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को स्टॉक सजेस्ट किए थे। नवीन फ्लोरिन 750 पे 4000 के ऊपर जाके बैठा है, या फिर और भी कुछ स्टोरीज़ है मेरे सक्सेस स्टोरीज़ में, जो मैंने रिसर्च राइट टाइम पे करके उसको पकड़ा है और लोगों को बताया भी है, और फ्री में बताया। वो टाइम पे तो मैं चार्जेस भी नहीं करता था कुछ। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे देते हैं, तो वो मार्केट में ही पॉसिबल है। इसलिए SIP के साथ साथ आपको मार्केट में अच्छा पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। सिर्फ ब्लू चिप करते रहोगे तो अल्फ़ा जनरेट नहीं होगा। ब्लू चिप में आपको 10% 12% रिटर्न मिल जाएगा, बट अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो थोड़ा आपको
स्मॉल केसेस और स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में भी आपको थोड़ा बहुत अलोकेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो जो 100 करोड़ का स्टोरी है वो यही था कि ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ द राइट स्ट्रेटजी। दूसरा तो ये है कि हम लोग जो ओवर वॉल्यूम करते हैं उसके रीज़न समझो और वो वॉल्यूम कम करो, मतलब ओवर ट्रेडिंग बंद करो, रिवेंज ट्रेडिंग बंद करो, और ये छोड़ दो कि चलो ये प्रॉफिट, ये स्टॉक में मुझे लॉस आया है तो मैं यहीं से वो रिकवर करूँगा। ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरे स्टोरी में वहाँ पे पैसा बन रहा है तो वहाँ पे डालो, वहाँ से आप लॉसेस रिकवर कर लो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाओगे एंड उसके बाद आप समझोगे कि कितना आसान होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना। जब से मैं पोजिशनल ट्रेडर बन चुका हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं आपको बताऊँगा स्टैटिस्टिक्स क्या है सेबी के। सेबी ने बोला है कि लास्ट ईयर 8% लोग थे जिन्होंने मार्केट में पैसे बनाया, बाकी सब लॉसेस में गए हैं, और इस साल कुछ 11% लोगों ने पैसा बनाया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैसा कोई बना रहा है, इसका मतलब मार्केट में पैसा बनता है। यहाँ पे पैसा जो लोग लूज़ कर रहे हैं वो पैसा इन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने मार्केट को सही से समझा है, मार्केट में उन्होंने पढ़ाई की है, उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो लोग कोई चीज़ों को होल्ड कर सके। क्योंकि देखो स्टॉक्स को होल्ड करना, प्रॉफिट राइड करना, वो ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 3-4% रिटर्न मिल गया, हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो हम लोग 15-15, 20-20% तक हम लोग रुके रहते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग लॉसेस ज़्यादा बनाते हैं, प्रॉफिट कम बनाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि छोटा लॉस पे निकल जाओ और बड़ा प्रॉफिट राइड करो। तो मार्केट इज़ ऑल अबाउट दैट, मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग योर लॉसेस। मार्केट में लॉसेस होगा ये अगर आप सोच रहे हो तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी बिज़नेस में लॉसेस होता है तो मार्केट कोई अलग चीज़ नहीं है, ये बिज़नेस ही है, ये ट्रेडिंग ही है। तो बिना लॉसेस के मार्केट में काम नहीं होता, बिना लॉसेस के आप कमा भी नहीं सकते। लेकिन स्ट्रेटजी आपको ये रखनी है कि आपको प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज़ करना है और आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका सही रखना है। रिस्क मैनेजमेंट का 2 ही ज़रिया है, एक तो स्टॉप लॉस आपका सही रखो और दूसरा डाइवर्सिफाइड रहो। प्रॉपरली आपका जो सेक्टर अलोकेशन है, किसको क्या वेटेज देना है, कौन सा स्टॉक उसमें पिक करना है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो मेरा इम्पोर्टेंट जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। मैंने इतने साल मार्केट में निकाले हैं, इसलिए मुझे अब उसके कॉस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें समझ में आ रही है। इसलिए मेरा आगे का कोशिश ये रहेगा कि सारा मेरा जो ऑपरेशन है ट्रेडिंग वगैरह का वो सिंगापुर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो टैक्सेस है वो काफ़ी कम आएगा। इंडिया में अब ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। यहाँ से यूएस ट्रेडिंग तो मैं पहला साल में कर रहा था, आराम से मैंने बिना रिस्क लिए ज़्यादा वहाँ पर पैसा बना लिया। जो बड़े बड़े ब्लू चिप नीचे आ चुके थे उसमें पैसा डाल के 22-26% मैंने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन बाद में ये TCS आ गया, जो टैक्सेस जो आया है बाद में, ये जो चीज़ें यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ताकि यहाँ के इन्वेस्टर बाहर पैसा ना लगाए, इंडिया में लगाए, वो मुझे थोड़ा बहुत अभी खटक रहा है। बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। सेबी सीधा सीधा अडानी को ग्रीन चिट दे देता है, उसका इंक्वायरी भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, छोटे इन्वेस्टर्स है हमारे जैसे, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनको कोई यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन मैंने यूएस का 1 साल में मैंने ये जाना है कि वहाँ पे बेटर मैनेजमेंट है, रेगुलेटर वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। तो मुझे वहाँ पे अब काम ज़्यादा करना है, वहाँ पे मुझे वॉल्यूम ज़्यादा करना है। तो वो मुझे इंडिया में बैठ के नहीं करना है। ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूविंग टू सिंगापुर। मैं ये सोच रहा हूँ कि सिंगापुर में डीमैट अकाउंट किसी के थ्रू खोल के कैसे तो जुगाड़ करके वहाँ से मैं यूएस में इन्वेस्टिंग करूँ एंड वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाऊँ। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक यहाँ से ही मैं सब करूँगा। बट अल्टीमेटली मेरा मिशन सिंगापुर यही है कि सिंगापुर का जो फ़ायदा है वो मुझे उठाना है। सिर्फ 7% का टैक्सेस है, कैपिटल गेन टैक्स का वगैरह झंझट नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का, और बाकी सारी ये जो TCS BCS जो इंडिया लगाते जा रही है वो वहाँ पे नहीं है। तो देखो, ट्रेडर हूँ, बहुत मुश्किल से पैसा कमाता हूँ, तो मेरे लिए जो सही है वो मैं करूँगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, बाहर जाके काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट।
अपने लिए जो सही है, धंधे के लिए जो सही है वो हर कोई करता है, तो मेरा भी वही करने का मंशा है। तो देखेंगे क्या होता है। तो गाइज़ ये वीडियो है मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स की है, मेरा जो लर्निंग है, मैं चाहता हूँ सबके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।